हेलो एवरीवन, मैं विधान अग्रवाल स्काइडो से और आज हमारे साथ है सीए एमएफ खान सर, जो हजार से ज्यादा अमेजॉन एक्सपोर्टर्स को हेल्प कर चुके हैं एक्सपोर्ट और पेमेंट कंप्लायंस समझने में। ये सीरीज का एजेंडा ये है कि कोई भी एक्सपोर्टर जो अपनी जर्नी शुरू कर रहा है वो एक्सपोर्ट कंप्लायंस से रिलेटेड कोई भी रोड ब्लॉक में ना फंसे और उसको ऑलरेडी पता हो कि ईबीआरसी क्या होता है, एडी कोड कैसे लेना है, जीएसटी कैसे काम करता है, so that he can focus on scaling his business rather than worrying about कि ये प्रोसेसेस कैसे करनी है। क्विकली हम देख लेते हैं कि इसमें स्काइडो कैसे आपकी हेल्प कर सकती है। स्काइडो इज एन Amazon ऑथराइज्ड पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर। हमारे साथ 2000 से ज्यादा Amazon ग्लोबल सेलर्स काम कर रहे हैं और ओवरऑल हमारे पास 50,000 से ज्यादा एक्सपोर्टर क्लाइंट्स हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम आपकी हेल्प कैसे करते हैं। आप जैसे ही स्काइडो पे ऑनबोर्ड करते हैं, आपको हर मेजर कंट्रीज में आपका खुद का एक वर्चुअल अकाउंट मिल जाएगा। आपके बिजनेस के नेम का अकाउंट इन यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, एवरीवेयर। ये आपका फर्स्ट हैबिट टुवर्ड्स ग्रोइंग ग्लोबल। अब मान लेते हैं कि अगर आपका ये यूएस लोकल अकाउंट है, जब आप इसको अपने अमेजोन पे डालते हैं तो अमेजोन इस पे आपसे कोई चार्ज नहीं लेता। एग्जैक्ट आपका पैसा उस पर रेमिट करता है एंड देन आप स्काइडो के थ्रू पैसे इंडिया ला सकते हैं। नॉर्मल बाकी प्रोवाइडर्स के थ्रू आप 3x चीपर रेट में अपने पैसे इंडिया ला सकते हैं। अगर आप $10,000 के आसपास की ट्रांजेक्शन मंथली कर रहे हैं तो आप 15 से 20,000 रुपए बचा रहे होंगे जस्ट ऑन योर पेमेंट्स। इसके अलावा वी एंश्योर कि सिर्फ पेमेंट्स ही नहीं, आपका एक्सपोर्ट कंप्लायंस भी बहुत ईजी हो जाए। सो हर पेमेंट के साथ आपको इंस्टेंटली एफआईआरसी मिलती है। साथ ही आप ईडीपीएमएस एंड ईबीआरसी क्लोजर भी हमारे साथ ऑटोमेट कर सकते हैं। तो ये 4 रीजन है जो स्काइडो को बहुत अच्छा ऑप्शन बनाता है। पहला है वेरी ट्रांसपेरेंट लो कॉस्ट पेमेंट्स। आपको लाइव गूगल का एक्सचेंज रेट मिलेगा। अगर डॉलर 96.32 है तो आपका पैसा 96.32 पे ही कन्वर्ट होगा, जो आपकी सेविंग्स को बहुत मैक्सिमाइज करता है। साथ ही एक्सपोर्ट कंप्लायंस में आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। इंस्टेंट एफआईआरसी, ऑटोमेटेड ईबीआरसी एंड ईडीपीएमएस क्लोजर और ऑनबोर्डिंग प्रोसेस बस 5 मिनट की है। 5 मिनट में आपको सारे आपके अकाउंट्स रेडी हो जाएंगे। साथ ही हमारे पास आरबीआई का पीएसीबी लाइसेंस है टू मेक श्योर वी ब्रिंग योर मनी बैक इन द मोस्ट कंप्लायंट वे। ये हमारी एक्सपोर्ट कम्युनिटी है जिसमें 300 से ज्यादा एक्टिव एक्सपोर्टर्स हैं, साथ ही एक्सपर्ट्स हैं। आपको कोई भी डाउट है एक्सपोर्ट से रिलेटेड, कंप्लायंस से रिलेटेड, तो दिस इज द प्लेस टू गो। आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू स्कैन दिस क्यूआर एंड जॉइन द कम्युनिटी। और अब हम चलते हैं, सीखते हैं एमएफ खान सर से कि अपनी एक्सपोर्ट कंप्लायंस कैसे करनी है। एक दिन मेरे पास एक एक्सपोर्टर का कॉल आता है। वो कॉल पे क्या मुझे अपना एक्सपोर्ट का बिजनेस बंद कर देना चाहिए? मैंने कहा क्या हुआ? उसने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ क्योंकि बैंक का डेली ईमेल आता है कि आपको ये सारे शिपिंग बिल क्लोज कराने हैं। तो मैंने पूछा कि आपको नॉर्मल कंप्लायंस जानना ज़रूरी है, आपको अपना एक्सपोर्ट बिजनेस बंद नहीं करना, क्योंकि अगर आप अपना एक्सपोर्ट बिजनेस बंद कर देंगे तो जो आपने मार्केट ग्रिप करी है वो दोबारा जनरेट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि एक्सपोर्ट बिजनेस आपका रिस्क है अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला। आपको यहाँ पर प्रॉपर गाइडेंस देने के लिए आया हूं। यहाँ पर हम लोग वीकली एक अपना एपिसोड यहाँ पर अपलोड करेंगे जिससे आपको ये अवेयरनेस होगी किस तरह से आपको अपना एक्सपोर्ट बिजनेस करना है और किस तरह से एक्सपोर्ट बिजनेस का रिस्क कम करना है, ताकि आपके पास पेनल्टी भी ना है और आप उस सिचुएशन तक ना पहुंचे कि आपको एक्सपोर्ट बिजनेस बंद करना पड़े। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर पहले एपिसोड में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एफआईआरए, ईबीआरसी और एडी कोड के बेसिक्स के बारे में। ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसके बारे में आपको समझना जरूरी है ताकि आप अपने बैंक से डिस्कस कर पाए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर आपको बेसिक लेमन की लैंग्वेज समझे तो अगर आप एक्सपोर्ट बिजनेस आपने शुरू कर दिया है तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको पता होंगे। अगर आपको एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट नहीं किया है तो आपके लिए जानना जरूरी है कि आपके एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है और उसको कब अपडेट करने की ज़रूरत है। सबसे पहले आप समझ लें कि सबसे पहले आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है। आप प्रोप्राइटरशिप फर्म पे ले सकते हैं या पार्टनरशिप फर्म पे ले सकते हैं, साथ ही साथ आप चाहें तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पे भी ले सकते हैं। अगर आपने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले लिया है तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है, आपको बैंक में अपना अकाउंट ओपन कराना है। ये अकाउंट टाइप कैसा होगा? करेंट अकाउंट होगा। करेंट अकाउंट ओपन करते समय आपको दो बातें बैंक से डिस्कस करनी है। पहली बात कि आपको वो फॉरेन एक्सचेंज क्या देंगे। फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? अगर आपको डॉलर मिलता है, मान लीजिए $1 मिलता है, अगर कन्वर्जन रेट आज का 100 रुपीज़ चल रहा है तो वो आपको क्या देंगे? आप 100 देंगे कि 99 देंगे, 98 देंगे? ये डिस्कस करना ज़रूरी है, अदरवाइज आपको फ्यूचर में लॉस हो सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको डिस्कस करनी है कि आपके शिपिंग बिल क्लोजर के चार्जेस क्या होंगे। अगर शिपिंग बिल क्लोजर के चार्जेस इनिशियल फेज में डिस्कस कर लेंगे तो फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया था कि मेरे पास एक क्लाइंट का कॉल आया था, तो वो
फेड अप हो गया था क्योंकि बीआरसी के चार्जेस बहुत ज़्यादा ले रहे थे और नंबर ऑफ शिपिंग बिल उसके ज़्यादा थे। उसके नंबर ऑफ शिपिंग बिल आप समझ ले 2000 थे, वो चार्जेस कितना मांग रहे थे, 1200 पर शिपिंग बिल मांग रहे थे। अगर 2000 मल्टीप्लाई बाई 1200 करेंगे कितना होगा, 12 दूनी 24 मीन्स 2,40,000 सिर्फ उसके शिपिंग बिल क्लोजर के चार्जेस हो जाएंगे। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए पहला स्टेप क्या करना है, आपको अपना करेंट अकाउंट खुलवाते समय ही आपको शिपिंग बिल के चार्जेस डिस्कस कर लें। इसके बाद आपका बैंक अकाउंट ओपन हो गया तो उसको आपको जीएसटी में अटैच करना पड़ता है, अदरवाइज आपका जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। विद इन टाइम आपको उस वहां पर अपडेट करना। आपने दो काम कर लिए, जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लिया, करंट अकाउंट ओपन करा लिया, इसके बाद अपनी डीएसटी बना लीजिए। नॉर्मली डीएसटी क्लास 3 होती है, कुछ डीएसटी स्पेशल डीएसटी होती है, कुछ डीएसटी डीजीएफटी की डीएसटी होती है, कुछ नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन की डीएसटी होती है। यहाँ पर सिर्फ आपको सिंपल डीएसटी बनवाना है, क्लास 3 की डीएसटी। आपकी क्लास 3 की डीएसटी जीएसटी में लग जाएगी, इनकम टैक्स में लग जाएगी और आइस गेट में लग जाएगी। इसके बाद फोर्थ इंपॉर्टेंट स्टेप आपको क्या करना है, आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस लेना है। अभी तो डोमेस्टिक के लिए आप रेडी हो गए क्योंकि जीएसटी नंबर डोमेस्टिक के लिए रिक्वायर्ड होता है, करेंट अकाउंट भी डोमेस्टिक के लिए और डीएससी भी डोमेस्टिक के लिए रिक्वायर्ड होती है। लेकिन आपका बिजनेस कैसा है, एक्सपोर्ट बिजनेस है, तो एक्सपोर्ट का लाइसेंस भी लेना पड़ेगा। एक्सपोर्ट का लाइसेंस आपको कहाँ पे मिलेगा, डीजीएफटी पोर्टल से ले लें। आप किसी भी प्रोफेशनल को हायर कर लें और अपना लाइसेंस जनरेट करा लें। इसके बाद पांचवा जो स्टेप है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एडी कोड। एडी कोड क्या होता है, ऑथराइज डीलर कोड। ऑथराइज डीलर कोड कौन अलॉट करता है, ये आरबीआई अलॉट करता है। किसको अलॉट करता है, ये ऑथराइज बैंक को अलॉट किया जाता है। जो भी ऑथराइज बैंक होता है, इसका क्या मतलब होता है, वो जो ऑथराइज डीलर मीन्स वो जो ऑथराइज बैंक है वो फॉरेन करेंसी रिसीव करने के लिए अप्रूव्ड है। अगर आप एक्सपोर्टर हैं तो आपको ये एडी कोड लेना जरूरी है अपने बैंक से। अपने बैंक से आप जब एडी कोड लेने जाएंगे तो उसके साथ वो क्या मांगेगा, आपसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस मांगेगा। तो इसीलिए मैंने फोर्थ स्टेप में बता दिया कि आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस की जरूरत है। इस बेसिस पे आपको जो आपका बैंक है एडी कोड लेटर दे देगा। एडी कोड लेटर में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम डिस्कस कर लें फर्दर आगे बढ़ने से पहले। एडी कोड लेटर आप देख रहे हैं ये आईसीआई बैंक का है, इस तरह से यही सेम फॉर्मेट में होना चाहिए। ये फॉर्मेट किसने डिफाइन किया, ये फॉर्मेट कस्टम डिपार्टमेंट ने डिफाइन किया है। अगर इस फॉर्मेट में नहीं होगा तो वो आईएस गेट पे अप्रूव नहीं हो पाएगा। ये एनेक्सर 1 का फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट को प्रॉपरली आपके बैंक से आपको यही फॉर्मेट चाहिए होगा, क्योंकि नॉर्मली कुछ केसेस में हमारे पास क्लाइंट आते हैं वो कहते हैं कि मेरा जो एडी कोड हुआ है वो आईएस गेट में अप्रूव नहीं हो रहा है। रीजन क्या होता है, जो एडी कोड का लेटर होता है वो ओल्ड फॉर्मेट होता है। न्यू फॉर्मेट हमें चाहिए होता है एनेक्सर 1 के अकॉर्डिंग। साथ ही साथ जो बैंक का रिप्रेजेंटेटिव है उसको ये एडी कोड लेटर किसको भेजना पड़ेगा, ये एडी कोड लेटर कस्टम की डिपार्टमेंट की ईमेल आईडी में सेंड करना पड़ेगा। साथ ही साथ मैं अपने कस्टमर को ये रिकमेंड, जो हमारे क्लाइंट होते हैं उनको ये रिकमेंड करता हूं कि ये अपना जो भी बैंक का जो भी रिप्रेजेंटेटिव उससे ये कहें कि आप जब भी कस्टम डिपार्टमेंट में ईमेल फॉरवर्ड करें तो सीसी में मुझे रखें, ताकि हमारे जो एक्सपोर्टर दोस्त है उनको ये पता रहे कि वो उनका जो भी एडी कोड लेटर है वो प्रॉपरली कस्टम डिपार्टमेंट को सेंड हो गया है। अब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, फिर उसके बाद आइस गेट में उसको अप्रूव कराना होता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर पहला जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया है वो आइस गेट का है। आइस गेट में हमें अप्रूव कराना होता है। आइस गेट में अप्रूव कराते समय सिर्फ आप एडी कोड लेटर अप्रूव ना कराएं, अपना बैंक भी अप्रूव कराएं। बैंक क्या होता है, ये एडी कोड लेटर तो ये अप्रूव करता है कि इस पे आपको फॉरेन करेंसी रिसीव होगी। इंसेंटिव के लिए आपको बैंक अकाउंट भी वहां पर आइस गेट में रजिस्टर्ड कराना होता है। ये जो सेकेंड स्क्रीनशॉट है वो बैंक की है। अगर बैंक अपना अप्रूव करा लेते तो आपके लिए क्या फायदा होता है, आपके लिए पहला फायदा ये होता है कि आपका ड्यूटी ड्रॉबैक आसानी से आ जाएगा। साथ ही साथ आपका जो जीएसटी रिफंड अगर विद पेमेंट अपना शिपमेंट निकालेंगे तो जीएसटी रिफंड भी आसानी से आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। यहाँ पर हम ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे जीएसटी रिफंड के बारे में, नेक्स्ट एपिसोड में हम कंसीडर करेंगे इसको डिटेल में। अब फर्दर आगे हम बढ़ते हैं। उसके अगेंस्ट में फॉरेन बायर से जो पैसा आता है वो दो तरह से आ सकता है। पहला आपके बैंक अकाउंट में आ सकता है, दूसरा पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू आपके बैंक में ट्रांसफर हो सकता है। जब फॉरेन करेंसी आपके बैंक में या पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर के पास आती है तो वो आपको एफआईआरए देता है। एफआईआरए एक प्रूफ होता है कि फॉरेन करेंसी आपके अकाउंट में आ गई, मींस बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी, आपने एक्सपोर्ट किया
और एक्सपोर्ट के अगेंस्ट में आपके पास पैसा आ गया। तो इसका प्रूफ क्या होता है? FIRA। FIRA का यूज जो होता है GST रिफंड में भी होता है। साथ ही साथ अगर आपका क्लोजर है, अगर आप पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर को यूज करते हैं और आपको शिपिंग बिल क्लोज कराना है तो आपको पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर से FIRA चाहिए। मीन्स अगर मान लीजिए पेपॉल, पेनियोर या स्काईडू से आप पेमेंट रिसीव करके आपके बैंक में ट्रांसफर हो रहा है तो आपके बैंक को शिपिंग बिल क्लोजर करने के लिए FIRA चाहिए होता है। ये FIRA कौन देगा? जिसके पास फॉरेन करेंसी आई। अगर पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर इन्वॉल्व है तो फॉरेन करेंसी किसके पास आती? पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर के पास। तो वो FIRA के लिए नॉर्मली स्काईडू हो या पेपॉल हो या पेनियर हो, इन्होंने अपने पोर्टल में एक ऑप्शन दिया है, वहां से आप जाकर अपना FIRA डाउनलोड कर सकते हैं। उसको डाउनलोड करने के बाद अपने AD बैंक को देंगे तो आपका वो शिपिंग बिल क्लोजर करा देगा। तो आपको यहाँ पर समझ में आया FIRA की क्या इंपॉर्टेंस है और FIRA क्या होता है। पहले इसी को FIRC कहते थे, फॉरेन इनवर्ड रिमिटेंस सर्टिफिकेट। पहले बैंक के पास जैसे ही पेमेंट आता था वो FIRC जनरेट करता था, एक सर्टिफिकेट इश्यू करता था। ये अब एबॉलिश्ड होगा, यानी अब FIRA ही यूज होता है, FIRC हट गया। आई होप दिस इज क्लियर। फर्दर हम यहां पर बात करेंगे तीनों के कॉम्बिनेशन की, AD कोड, FIRA और EBRC। यहां पर आप समझ पा रहे हो कि अभी तो आपने AD कोड समझा है, FIRA समझा है, EBRC तो समझा नहीं। EBRC को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये चार्ट देखना पड़ेगा। इस चार्ट में हम क्या बताना चाह रहे हैं, या आपको इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। EBRC को समझने से पहले आपको EDPMS समझना जरूरी है। EDPMS समझने से पहले आपको एक्सपोर्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है। एक्सपोर्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है? बहुत ही सिंपल है। जैसे आप इंडियन एक्सपोर्टर कैसे होंगे? जब आप रिक्वायरमेंट, डॉक्यूमेंट और लाइसेंस आपके पास होगा तब इंडियन एक्सपोर्टर बन जाते हैं। इंडियन एक्सपोर्टर बनने के बाद आपको क्या करना पड़ता है? फॉरेन बायर आइडेंटिफाई करना पड़ता है, फाइंड आउट करना पड़ता है। फाइंड आउट करने के बाद आपको गुड्स डिलीवर करना होता है फॉरेन बायर को। फॉरेन बायर को गुड्स डिलीवर करने के लिए आपको चाहिए क्या होता है? लॉजिस्टिक पार्टनर और CHA। लॉजिस्टिक पार्टनर आपके लिए क्या करता है? गुड्स को डिलीवर करने में आपकी मदद करता है। और CHA क्या करता है? CHA एक कंट्री से दूसरी कंट्री में माल क्लियर कराने के लिए CHA का यूज होता है। CHA एक ऑथराइज्ड एजेंट होता है कस्टम का। तो आपको समझ में आ गया लॉजिस्टिक पार्टनर और CHA ये किस में काम आते हैं? जब गुड्स आप डिलीवर करेंगे फॉरेन कंट्री में, वहां से जब पैसा आता है फॉरेन करेंसी में, जब फॉरेन करेंसी में जब पैसा आता है तो पैसा कैसे आ सकता है? जैसे मैंने बताया था, दो तरह से आ सकता है। आपके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आ सकता है या पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू आ सकता है। तो एक्सपोर्ट का सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपने गुड्स सेंड किया आउटसाइड ऑफ इंडिया एंड पैसे रिसीव करे फॉरेन करेंसी इन इंडिया। तो इस तरह से एक्सपोर्ट कंप्लीट होता है। एक्सपोर्ट कंप्लीट होने के बाद ही आपको गवर्नमेंट बहुत ढेर सारे इंसेंटिव्स देती है। कैसे इंसेंटिव्स देती है? GST रिफंड, ड्यूटी ड्रॉबैक, रोड टेप, इंटरेस्ट कंसेशन, इस तरह के बेनिफिट आपको देता है। कौन देता है? गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि आपको फॉरेन करेंसी इंडिया में ला रहे हैं, जिसकी वजह से इंडिया की इकोनॉमी बूस्ट होती है। तो इस वजह से इंसेंटिव मिलते हैं। लेकिन होता क्या है, कुछ फेक एक्सपोर्टर होते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए EDPMS सिस्टम बनाया गया। EDPMS सिस्टम RBI का एक सिस्टम है। इसमें 2 लेग होती है। एक लेग में एंट्री कौन करता है? एक लेग में एंट्री कस्टम डिपार्टमेंट के थ्रू एंट्री होती है, दूसरे लेग में एंट्री बैंक के थ्रू होती है। यहाँ पे AD कोड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे ही एक्सपोर्ट होता है, यानी कस्टम डिपार्टमेंट से माल निकलेगा, तो शिपिंग बिल तो एक्सपोर्ट का प्रूफ हो गया। शिपिंग बिल में एक मेंशन होता है AD कोड नंबर। AD कोड नंबर से ये आइडेंटिफाई होता है कि आपका जो एक्सपोर्ट हो रहा है उसके अगेंस्ट में पैसा उस बैंक में आना चाहिए जिसका AD कोड है। तो ये कस्टम डिपार्टमेंट वाले एक एंट्री EDPMS के RBI सिस्टम में कर देते हैं। तो इससे ये पता हो जाता है इस कंट्री से इतना एक्सपोर्ट हुआ और इस AD कोड पे एक्सपोर्ट हुआ। अब जब बैंक में पैसा आता है तो उससे मैच आउट किया जाता है, उसी को क्लोजर कहते हैं। अगर बैंक में नहीं पैसा आया तो इसकी जो डिटेल होती है, EDPMS की सिस्टम की जो डिटेल होती है, उसका एक्सेस किसके पास है? कस्टम के पास और आपकी बैंक के पास, आपके AD बैंक के पास। AD बैंक क्या करता है? EDPMS सिस्टम से फेच करता है कितने आपके एक्सपोर्ट है। वो एक्सपोर्ट की जितनी पेंडेंसी है वो आपको किसको भेज देगा? आपको ईमेल के थ्रू भेज देगा। जब आपके पास ईमेल के थ्रू वो आएंगी डिटेल, तब वो
आपको उसको क्लोजर कराना पड़ेगा। क्लोजर क्योंकि एक्सपोर्ट आपको ही पता है किस शिपिंग बिल के अगेंस्ट में कितना पैसा आया। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है सारे कंप्लायंस के बारे में। यहाँ पर एडी कोड का यूज हो गया, एफआईआरए। एफआईआरए का मतलब फॉरेन इनवर्ड रिमिटेंस, यानी जितना एक्सपोर्ट हुआ उसके अगेंस्ट में कितना रिमिटेंस आना है उसको मैच आउट करने के लिए जो सिस्टम है वो ईडीपीएमएस सिस्टम। इसको थोड़ा सा प्रोसेस में हम समझ लेते हैं। देखिए ईडीपीएमएस और ईबीआरसी बहुत क्लोजली कनेक्टेड है, इसी वजह से मैंने आपको एडी कोड और हमने क्या बता दिया, एफआईआरए। अब ईबीआरसी क्लोजली कनेक्टेड है तो हम ईडीपीएमएस के साथ ईबीआरसी यहाँ पर कवर कराएंगे। जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे कस्टम डिपार्टमेंट वाले जैसे ही एक्सपोर्ट होगा, जहां माल निकलेगा तो कस्टम डिपार्टमेंट वाले एक एंट्री आरबीआई के ईडीपीएमएस में कर देंगे, उसमें शिपिंग बिल नंबर और एडी कोड होगा। इसके थ्रू आपका जो भी एडी बैंक है उसको एक्सेस मिल जाता है और उसके एडी कोड में जितनी भी पेंडेंसी होती है, जितने भी शिपिंग बिल ओपन होते हैं क्लोजर के लिए, वो लिस्ट दिख जाती है। तो एक एंट्री कब होती है कस्टम के थ्रू, एक एंट्री होगी एडी बैंक के थ्रू। जब एडी बैंक कब वो क्लोजर की एंट्री डाल पाएगा, जब आप रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन देंगे। क्या रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, एडी बैंक को ये तो पता होता है कि आपका फॉरेन करेंसी का पैसा है, लेकिन वो पैसा किस शिपिंग बिल के अगेंस्ट है, शिपिंग बिल नंबर 1 से रिलेटेड है, 2 से रिलेटेड है, 3, ये आपको बताना है। तो आप जब उसको बता देते हो तो क्लोजर की एंट्री कर देता है। ये तो होगा क्लोजर, ईडीपीएमएस का क्लोजर। यहाँ पे ईबीआरसी थोड़ा सा डिफर है। ईबीआरसी क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट। ये एक सर्टिफिकेट है, इसके बाद आपका जो एक्सपोर्ट का जो प्रोसेस है पूरा फाइनल कंप्लीट हो जाता है। ईबीआरसी क्यों जरूरी होती है, रोड टेप आप यानी जो इंसेंटिव्स होते हैं, इंसेंटिव्स के लिए ईबीआरसी जनरेट करना मैंडेटरी। अगर आप जनरेट नहीं करते तो आपके लिए फॉल बैक है, फ्यूचर में आपके पास नोटिस आ सकती है। अब जो ईबीआरसी की बात आई, ईबीआरसी जो जनरेट किया जाएगा वहां से किया जाएगा डीजीएफटी से। डीजीएफटी ने ये सेल्फ जनरेशन है, ईबीआरसी सेल्फ जनरेशन है। आपका एडी बैंक जनरेट नहीं करेगा ईबीआरसी, ये ईबीआरसी आपको खुद जनरेट करनी है। क्योंकि ज्यादातर एक्सपोर्टर को ये लगता है कि जो क्लोजर का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया तो मींस कंप्लीट नहीं, ईबीआरसी सर्टिफिकेट भी जनरेट करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, ये सेल्फ जनरेशन है। आप वहां पे इंफॉर्म करेंगे कि जो पैसा आईरेम में आया वो किससे रिलेट करता है, किस शिपिंग बिल से, और वहां पे आईरेम को शिपिंग बिल से टैग करना है। फिर जो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन फिल करेंगे, फिल करने के बाद वहां पे ईबीआरसी जनरेट हो जाती है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई एरर होती है विद इन 30 डेज आप एरर को करेक्ट कर सकते हैं। उसके बियॉन्ड अगर आपको करेक्शन चाहिए तो आप एडी बैंक के पास जाएंगे, रिक्वेस्ट करेंगे तो वो अलाउ कर देगा। फिर अलाउ करने के बाद आप ईबीआरसी वहां से जनरेट कर पाएंगे। आई होप दिस इज क्लियर। इसके नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट वीक हम लोग जो डिस्कस करेंगे जीएसटी रिफंड, ड्यूटी ड्रॉबैक और रोड टेप, और इसके अलावा गवर्नमेंट क्या क्या इंसेंटिव्स देती है एक्सपोर्टर को, उस सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और उस इंसेंटिव को पाने के लिए क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है और कौन से डॉक्यूमेंट आपको मेंटेन करने हैं ताकि फ्यूचर में आपके पास कोई भी नोटिस ना आए और स्मूथली आप एक्सपोर्ट कर पाए। Thank you for watching my video. If you like, please comment here